हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने जा रहे हैं कुछ लीगल टर्मिनोलॉजीज को और उस प्रोसेस को जिससे कोई भी बिल, एक्ट या रूल बनाया जाता है। साथ ही साथ में आज हम समझेंगे अमेंडमेंट क्या होता है, सेक्शंस क्या होते हैं और शेड्यूल एंड फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं यानी कि भारत में अगर किसी भी जगह पर समानता रूप से सब चीज़ों को चलाना है तो आपको एक ऐसी बुक की ज़रूरत थी जिसमें बस सब कुछ लिखा हो। लेकिन हर चीज हर समय लिखी हुई नहीं मिल पा रही थी, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहा और आज भी ये प्रोसेस चालू है। तो कई बिल्स आते हैं, कई एक्ट्स बनते हैं, कई रूल्स बनते हैं। तो आज हम लोग पहले बेसिकली समझेंगे कि ये क्या चीजें हैं और बाद में हम इसके एग्जाम्पल भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन refers to the laws enacted by a governing body or legislature to regulate behavior, establish rights, and provide remedies for violation. It serves as the framework for governance and societal order. तो दोस्तों, बड़ा ही आसान शब्दों में हम लोग इसको समझेंगे तो लेजिस्लेशन वो चीज है जो किसी भी सरकार द्वारा अपने देश को चलाई जाने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर में हर वो चीज होनी चाहिए जिसमें जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उनके बिहेवियर रेगुलेट हो सकें, साथ ही साथ उनके राइट्स स्टेब्लिश हों, उनको क्या क्या राइट मिले हैं वो उनको मालूम हो, साथ ही साथ में अगर कोई वायलेशन करता है तो उनके ऊपर क्या एक्शंस होंगे वो भी उसके अंदर हो। तो ये एक फ्रेमवर्क है जो कि गवर्नेंस और सोसाइटल ऑर्डर के लिए बनाया जाता है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। यह है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दोस्तों, ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन बना था टू इंश्योर द फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन इन 2009। 2009 में बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन बना और इसके लिए लेजिस्लेशन को बनाना पड़ा और ये एक एक्ट है। जो हम एक्ट क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। तो दोस्तों, लेजिस्लेशन आपने समझ लिया, लेकिन लेजिस्लेशन ऐसा नहीं है कि आप गए और वो पास हो गया। इसका एक पूरा प्रोसेस है। द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ स्टेप्स थ्रू विच अ प्रपोजल लॉ या जिसे बिल भी कहते हैं इज डिबेटेड, मॉडिफाइड एंड अप्रूव्ड टू बिकम एन एक्ट। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स, सबसे पहले ड्राफ्ट बनता है उसका, फिर वो बिल प्रेजेंट किया जाता है लेजिस्लेचर में, उसके ऊपर डिबेट होती है, कमेटीज उसको रिव्यू करती हैं, उसके ऊपर वोटिंग होती है, उसके बाद सिग्नेचर होते हैं प्रेसिडेंट के या एसेंट बोलते हैं जिसको, और इसके बाद में यह बिल पास होता है। तो द पासिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको कि हम जीएसटी के नाम से जानते हैं, इसका एक्ट जब बना था तब इसमें कई बार इसकी रीडिंग और डिबेट किया गया, उसके बाद ही ये लॉ के फॉर्म में बाहर आया। तो दोस्तों, लेजिस्लेटिव प्रोसेस को आपने समझ लिया। पहले ड्राफ्ट होगा, फिर वह बिल प्रेजेंट होगा, फिर उस पर डिबेट होगी, कमेटीज उसको रिव्यू करेंगी, उस पर वोटिंग की जाएगी, अगर मेजोरिटी मिलती है उसको पास करने की तो ही वो पास होगा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के लिए जाएगा। तो दोस्तों, किसी भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस की स्टार्ट क्या है? वो है एक बिल। A bill is a draft proposal for new legislation or an amendment to existing law. It only becomes an act after receiving approval from the legislature and assent from the president or governor. तो आपने बिल तो समझ ही लिया है। आपने एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनवाया जिसको आपने लेजिस्लेशन में प्रोड्यूस किया, वहां पर उसके ऊपर में ड्राफ्ट के बाद में बहुत सारा गहन अध्ययन हुआ, उसके ऊपर डिबेट हुई और लास्ट में अगर वो साइन हो जाता है तो वो बिल एक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत सारे टाइप्स के बिल होते हैं, जैसे एक ऑर्डिनरी बिल होता है, कहीं पर मनी बिल होते हैं, कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स भी आते हैं। इसको हम बाद में डीपली समझेंगे, लेकिन अभी बिल को हमको समझना जरूरी है। दोस्तों, बिल के अंदर में एक चीज आती है जो शायद आपकी किताब में नहीं भी दी हो, वो है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस। यानी ये बिल का इंटेंट क्या है, पर्पस क्या है, क्यों इसको बनाया गया है। तो ये जो कंटेक्स्ट होता है यह स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस फॉर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो था, इसमें हाईलाइट किया गया था नीड टू सिंप्लीफाई कंज्यूमर ग्रीवेंस रिड्रेसल। जो भी कंज्यूमर के ग्रीवेंसेस होते थे उनका रिड्रेसल सिस्टम के लिए ये बिल पास किया गया था और उस बिल का स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन यहां पर लिखा गया था। दोस्तों, एक और वर्ड है जो आपका क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को आपने बचपन से लेकर के अब तक कई बार पढ़ा है, बट वो हिंदी में पढ़ा है, जिसको बोलते हैं प्रस्तावना।
यानी अगर कोई भी चीज बनाई जा रही है तो उसका बेसिस क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ रही है, उसको हम प्रीएम्बल में लिखते हैं। द प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ऑफ एन एक्ट दैट आउटलाइंस इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। क्यों बनाना है, क्यों ये चीज रखी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वह क्यों बनाया गया, तो वो इसलिए बनाया गया बिकॉज इंडिया डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवेरियन, सोशलिस्टिक, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो ये एक प्रीएम्बल था जिसके ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। दोस्तों, आपने बिल समझ लिया है, तो अब समझते हैं एक्ट। एक्ट इज अ बिल दैट हैज कंप्लीटेड द लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड रिसीव्ड फॉर्मल अप्रूवल टू बिकम लॉ। अगर बिल के ऊपर में सब डिबेट होने के बाद सिग्नेचर हो जाता है तो वह अप्रूव होकर के एक लॉ के फॉर्म में निकल करके आता है, जिसे हम एक्ट कहते हैं। इट प्रोवाइड्स इनफोर्सेबल रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स फोर्सेबली उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं वो सिस्टम को एक्ट कहते हैं। जैसे द इंडियन पीनल कोड 1860 इज एन एक्ट विच डिफाइंस द ऑफेंसेस एंड देयर पनिशमेंट। इसके अंदर सब चीजें डिटेल में डिबेट होकर के सिग्नेचर हो चुके होते हैं, तो यह फोर्सिबली उस जगह पर लगाया जा सकता है जहां पर उस लेजिस्लेचर की अकाउंटेबिलिटी है। दोस्तों, जैसे एक्ट बनता है, रूल बनता है, तो रूल जो है हमारा वो डिटेल गाइडलाइन के साथ ही बनता है। ऐसा नहीं है कि बाद में एक्ट बनाते समय में हम उसको गाइडलाइन बनाते हैं। एक बार आपने जो रूल्स के अंदर डिटेल गाइडलाइन लिख दी जिसके ऊपर पूरी तरह से डिबेट हो चुकी है, उसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ही होता है, उसके बाद में उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो द कंपनी रूल्स 2014 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 ये उसका एक रूल था, और इस रूल के अंदर में वो जो कंपनी रूल्स में चेंजेस आए थे वो 2014 में अमेंड किए गए। तो ये जो रूल्स हैं ये उसके बाद में चेंज किए जा सकते हैं। तो रूल्स आर द डिटेल गाइडलाइंस और प्रोसीजर फ्रेम्ड अंडर एन एक्ट टू एंश्योर इट्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड दे आर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो हमने यहां पर समझ लिया कि एक बार आपने एक्ट बनवा लिया, उसके बाद में अगर उसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं तो वह रूल्स में किए जाते हैं, उसका प्रीएम्बल या कोई भी पार्ट चेंज नहीं किया जा सकता, यानी उसके इंटेंट को आप चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस तरह की किसी भी चेंज को करना अमेंडमेंट कहलाता है। एंड अमेंडमेंट इज अ फॉर्मल चेंज और एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग लॉ, यानी कि एक्ट इट रिफ्लेक्ट्स अपडेट्स टू द एड्रेस इमर्जिंग नीड्स और रेक्टिफाई इशू इन द ओरिजिनल लेजिस्लेशन। हो सकता है कि उस समय में और आज की डेट में बहुत सारे चेंजेस हुए हों, यानी जो आपने लॉ उस समय बनाया था वो जो सिनेरियो है वो अभी एग्जिस्ट ही ना करता हो, इसलिए अमेंडमेंट करने जरूरी होते हैं। तो जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 इंट्रोड्यूस्ड सिग्निफिकेंट चेंजेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उस समय पर बहुत सारे एक्ट में चेंज किए गए थे और ये सारे चेंजेस को 1976 का जो 42nd अमेंडमेंट है उसमें से ला करके लागू करवाया गया था। दोस्तों, हर एक चीज में बहुत सारी चीजें निहित होती हैं, इसीलिए हमको उसको अलग अलग सेक्शंस में लिखना होता है। तो जैसे अ सेक्शन इज अ डिस्टिंक्ट प्रोविजन विद एन एक्ट एड्रेसिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द लॉ। फॉर एग्जांपल, सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड डिफाइंस द ऑफेंस ऑफ रेप। ये सेक्शन 375 में ही दिया हुआ है और आपको वहीं पर ही ये मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सब जगह पे कुछ भी चीजें लिखी जाएं, हर एक चीज को एक सेक्शन बना करके उसके अंदर लिखा जाता है और इसकी डेफिनेशन में भी आपको ये डेफिनेशन और एग्जाम्पल देना होगा। तो दोस्तों, जैसे ही आप किसी एक्ट के अंदर में जाएंगे तो वहां पर उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करना है उसके लिए भी रूल बना हुआ होगा। तो रूल्स आर द प्रोविजंस क्रिएटेड अंडर एन एक्ट टू ऑपरेशनलाइज इट्स इंप्लीमेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मोटर व्हीकल रूल में किस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस लेना है वह रूल नंबर 6 में दिया होगा, तो आपको ये एग्जाम्पल दे करके ये डेफिनेशन को समझाना होगा कि किसी भी एक्ट के अंदर में ऑपरेशनलाइज करने के लिए जो रूल्स बने होते हैं वह किस तरह से एक्ट के द्वारा कार्य करवाए जाते हैं। दोस्तों, कोई भी रूल बनाना बहुत आसान नहीं होता है, इसके लिए एक बहुत गहन अध्ययन और पूरे भारतवर्ष में वह किस तरह से लागू किया जाएगा उसके लिए स्टडी की जाती है। तो जब आप वो स्टडी करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि बहुत सारी डिटेलिंग उसमें देनी जरूरी है। तो वह सब जो डिटेलिंग होती है वह शेड्यूल्स के फॉर्म में एनेक्स्चर में दी गई होती है। तो शेड्यूल्स आर द एनेक्स्चर्स टू एन एक्ट दैट कंटेन्स एडिशनल डिटेल्स, classifications
और लिस्ट रेलेवेंट टू द एक्ट्स प्रोविजन। तो वहां पर आपको शेड्यूल को जाकर के रिफर करना होता है, जैसे कि 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ये 7th शेड्यूल में दिया हुआ है। दोस्तों ये हमारा लास्ट सेक्शन है, यानी कि जब आप किसी भी एक्ट को करने जा रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, कुछ रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे। तो उस रिकॉर्ड को फॉर्म के रूप में दिया जाता है। फॉर्म्स आर द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स फॉर सबमिटिंग इंफॉर्मेशन और एप्लीकेशंस एज रिक्वायर्ड बाय द एक्ट और रूल। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म 16 is used to providing details of tax deducted at source under the income tax act। ये आप सभी लोग भरते हैं फॉर्म 16, इसलिए ये मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है। और ये इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत आता है, यानी आपको जब ये डिसाइड करके देना होता है कि कितना सोर्स पे टैक्स डिडक्ट किया गया है, तो आप फॉर्म 16 भरते हैं। दोस्तों अपने लेजिस्लेचर का हर एक वो सेक्शन पढ़ लिया है। अभी हम ये समझते हैं कि अगर हम उसको फॉलो नहीं करते हैं तो कौन सी डेफिनेशंस के अंतर्गत हम आते हैं। पहला आता है पीनल सेक्शन। अ पीनल सेक्शन स्पेसिफाइज द पनिशमेंट्स फॉर वायोलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ एन एक्ट। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, यह पीनल सेक्शन में दिया होता है। जैसे कि सेक्शन 302 ऑफ द इंडियन पीनल कोड प्रिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर मर्डर, 302 में आता है। तो धारा 302 जब हम बोलते हैं तो डेट इज पीनल सेक्शन कोड। दोस्तों उसके बाद आता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन रिफर्स टू द लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल और एंटिटी एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग अ क्राइम। तब वहां प्रोसिक्यूशन चालू होता है। द स्टेट फाइलिंग अ केस अगेंस्ट एन एक्यूज्ड फॉर द थेफ्ट। तो इसको हम किस में ले जाएंगे, प्रोसिक्यूशन में। तो दोस्तों जुडिशियल प्रोसेस क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स द प्रोसीजर्स फॉलोड बाय द कोर्ट्स टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स, एनफोर्स राइट्स एंड इंटरप्रेट द लॉज। तो दोस्तों ये आपको अच्छी तरह पता है जुडिशियल प्रोसेस क्या है और इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। सबसे पहले फाइलिंग होती है, उसकी हियरिंग होती है, एविडेंसेस प्रोड्यूस किए जाते हैं, एविडेंसेस के ऊपर आर्ग्यूमेंट होते हैं और फिर जजमेंट आता है। तो दोस्तों जजमेंट क्या होता है, जजमेंट इज अ फाइनल डिसीजन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एविडेंसेस एंड आर्ग्यूमेंट्स। आप लोगों ने जजमेंट के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट इन द केशवानंद भारती केस डिफाइंड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। तो दोस्तों साइटेशन क्या होता है, साइटेशन इज अ रेफरेंस टू अ लीगल केस और प्रेसिडेंट दैट प्रोवाइड्स ऑथोरिटेटिव गाइडेंस ऑन लीगल क्वेश्चंस। यानी इससे पहले जो हो चुका है उसके ऊपर में जो जजमेंट आ चुका है उसको रेफरेंस देना साइटेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल AIR 1973 SC 1461 refers to the केशवानंद भारती जजमेंट रिपोर्टेड इन ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो यानी आप इसका साइटेशन दे करके उसका रेफरेंस वहां पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने सभी डेफिनेशंस देख ली हैं, तो चलिए अभी एक बार फाइनली रिव्यू कर लेते हैं। तो आपने सबसे पहले देखा लेजिस्लेशन, उसका है लेजिस्लेटिव प्रोसेस जिसके थ्रू बिल के ऊपर में डिस्कशंस होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस डिफाइन किए जाते हैं, प्रीएम्बल आता है, उससे एक्ट बनता है, फिर उसके रूल्स होते हैं जिनमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, सेक्शन वाइज डिफाइंड होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं जो रूल को हमको फॉलो करना होता है, उसका शेड्यूल होता है, आप शेड्यूल में जाकर के डिटेलिंग देख सकते हैं, उसके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं अगर आपको रिकॉर्ड कीपिंग करनी है तो। इसके बाद नीचे वाले सेक्शन जितने भी हैं वो पीनल सेक्शंस के अंतर्गत आते हैं, यानी कि अगर आप कुछ गलत करते हैं तो आपको प्रोसिक्यूशन होगा, जुडिशियल प्रोसेस चलेगा, जजमेंट लिया जाएगा और जजमेंट के दौरान पुराने केसेस के साइटेशन आ सकते हैं। तो आपने ये डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़ ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन जो आएगा उसके अंदर में भी हम इसी तरह से आपको बेसिक डेफिनेशंस अच्छी तरह से सिखा देंगे, ताकि आपका अगर कभी एग्जाम हो या आपको बेसिक पता नहीं हो तो आपका एकदम सिस्टमेटिक वे में वो क्लियर हो जाए। आप सभी लोगों का हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए इस तरह के जो वीडियोस हैं वो लेकर के आते हैं। इन चीजों को पढ़ करके समझना और आपके लिए इतने सिंप्लीफाइड वे में लाना काफी मेहनत वाला काम रहता है। तो आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद रखते हैं कि आप अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगा है तो कुछ कमेंट भी दीजिएगा, बट हमारे जो चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।